नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता दें। प्रधानमंत्री संग लालगंज लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। सुबह 11 बजे फरिया नजीमाबाद रोड आजमगढ़ में ये जनसभा होगी। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे के करीब मंझनपुर कौशाम्बी में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे के करीब तिंदवारी बांदा में जनसभा होगी और फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे के करीब बिंदकी और फतेहपुर में जनसभा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है, क्योंकि आधे से ज्यादा चुनाव जो है निपट चुका है। 4 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। अब बारी 5वें, 6ठे और 7वें चरण की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल अब 5वें और 6ठे चरण के चुनाव के लिए फोकस कर रहे हैं। ऐसे में उन्हीं क्षेत्रों पर जनसभाएं हो रही है जहां पर 5वें और 6ठे चरण में वोटिंग होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरह से तूफानी प्रचार प्रसार लगातार जारी है, अब फोकस जो है 5वें और 6ठे चरण के क्षेत्रों में किया जा रहा है। ऐसे में आज अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें, किन किन क्षेत्रों में कार्यक्रम और किस तरह से तैयारियां? रिया, चुनाव शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तूफानी दौरे शुरू कर दिए थे और चरण के हिसाब से कि किस चरण में कितनी लोकसभा सीटें होती हैं, उस हिसाब से लगभग सभी सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और भाजपा को जिताने के लिए उन्होंने अपील करी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अब उन्होंने 5वें चरण और 6ठे चरण के लिए ताकत झोंकी हुई है और अब मुख्य जो ताकत है वो 6ठे चरण के लिए है और आज वह 4 जनपदों के दौरों पर रहेंगे और 4 लोकसभा सीटों में जाकर कमल खिलाने की अपील करेंगे, आह्वान करेंगे। वह सबसे पहले कौशाम्बी लोकसभा में जाके वहां प्रचार करेंगे और भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए जो भी भाजपा की नीतियां रही हैं पिछले 10 साल की और प्रदेश में जो भी 7 साल से जो नीतियां चल रही हैं और जो भी इस बार के मुद्दे हैं, इस बार की घोषणाएं हैं, सरकार के घोषणा पत्र में जिसका जिक्र है उसको जनता के सामने रखेंगे। आपको बता दें, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लालगंज में जाएंगे जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। मुख्य प्रधानमंत्री के साथ में वह भी वहां की जनता को संबोधित करेंगे और वहां उसके बाद में वह फतेहपुर लोकसभा सीट पे जाकर प्रचार करेंगे और उसके बाद हमीरपुर लोकसभा में चुनावी ताल ठोकेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री लगातार एकदम से फायर ब्रांड की तरह प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कांग्रेस पर सीधा वार कर रहे हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और सपा यानी कि राहुल और जो अखिलेश की जोड़ी है इस पर सीधा हमला कर रहे हैं और उनकी पुरानी जो सरकारें रही हैं उसके काम को जनता को बता रहे हैं। बिल्कुल रमन, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से चुनाव की जो कमान है उत्तर प्रदेश में अपने हाथ में संभाल रखी है। अगर आज के सारे कार्यक्रमों की बात करें, जैसा आपने भी कहा कि 4 क्षेत्रों में सीएम योगी की जनसभाएं हैं, लेकिन लालगंज में प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी एक जनसभा है। इस जनसभा को लेकर क्या जानकारी, कितने बजे शुरू होगी और लालगंज से क्या संदेश देने की कोशिश? लगभग 2 बजे के बाद में वहां पर कार्यक्रम लगेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मंच साझा करेंगे। क्योंकि वो सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं भाजपा के एंटी में है, क्योंकि वहां के जो तमाम विधानसभाएं हैं जिसमें 2022 में भी भाजपा को जीत नहीं मिली थी, ऐसे में इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जनसभा आयोजित की गई है ताकि उस जनता को प्रभावित किया जा सके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं का सीधे सीधे लाभ ले रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे जितनी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा का सबसे बड़ा ब्रांड चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दोनों अगर वहां पर चुनावी ताल ठोकते हैं और चुनाव
और भाजपा बिल्कुल, यानी के लालगंज पक्ष से में बड़ा संदेश देने की आज कोशिश की जाएगी। कई सारे क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। रमन, आप बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास, आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप कुमार जुड़ चुके हैं बांदा से। संदीप, आज के अगर दौरे की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारे क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बनकर उभर कर आ रहे हैं और लगातार जो है चुनाव प्रचार के लिए हर जगह जा रहे हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर बात करें बांदा जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दूसरा दौरा है, क्योंकि जो आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैलानी क्षेत्र में आने वाले हैं, जो कि बांदा जनपद में आता है। लेकिन अगर बात करें लोकसभा क्षेत्र की, तो लोकसभा क्षेत्र जो ये हमीरपुर का लोकसभा क्षेत्र लगता है। अभी कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में ही जनसभा को आयोजन किया था, लेकिन उसके बाद फिर आज दोबारा हमीरपुर महोबा लोकसभा में आज फिर जनसभा को आयोजित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी संदीप, जो 2019 में जिन सीटों पर कमल नहीं खिला पाए थे, अब की बार विशेषकर फोकस उन सीटों पर भी कमल खिलाने का है। बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। रमन, जिस तरह से पांचवें चरण की अगर बात करें, कई सारी ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, जहां पर चैलेंज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा है, या फिर आजमगढ़ सीट की बात करूं जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो ऐसी कई सारी चैलेंजिंग सीट्स पांचवें छठे चरण में है। ऐसे में उन जगहों पर जहां पर बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, उनमें भी अब की बार कमल खिल सके, उसके लिए किस तरह से तैयारियां? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से 2019 में के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 64 लोकसभा सीटें जीती थी, जिसमें कि 2 सीटें एनडीए की थी, 62 वह जीती थी। और उसके बाद से ही जो भाजपा का संगठन है वह उन सीटों पर रणनीति बनाने के लिए जुट गया था और वहां पर लगातार वो 5 साल काम करता रहा कि किस तरीके से किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, कैसे अगर किन मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि इस बार वो सीटें फिर से जीती जा सके और वहां पर कमल खिलाया जा सके। और अब उसका जो है अंतिम पड़ाव है, उस तैयारी का अंतिम पड़ाव है कि जिस तरीके से 5 साल की तैयारी की गई है उन सीटों पर कमल खिलाने के लिए, और अब उसको अंतिम मोड़ देने के लिए, अंतिम प्लान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लग गए हैं, क्योंकि अंतिम में उन्हीं के ऐलान से वहां की जनता का जो रुख है वो भाजपा की तरफ बदल सकता है। यानी रमन, एक तरफ मोदी फैक्टर, क्योंकि आज पीएम मोदी का भी उत्तर प्रदेश में दौरा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथ में ले रखी है, और तीसरी तरफ जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, चाहे राम मंदिर का हो, 370 का हो, या जो भी योजनाएं तमाम लाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो विपक्षी यानी इंडिया गठबंधन, हमने देखा था बीते दिन किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज फिर से शायद अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। क्या टक्कर अगर देखें तो दोनों के बीच कैसी? एक चुनावी जो पारा है वो चढ़ गया है और जो टक्कर है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में वो काफी कड़ा दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर रायबरेली में चुनाव लड़ने आए, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े, उसके बाद से जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, उसमें विपक्ष का भी पारा कहीं ना कहीं हाई हुआ। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो मेन टीम है उसके धारा 370 चाहे हटाने को लेकर हो गया, चाहे राम मंदिर बनवाने को लेकर, और चाहे राशन, किसान सम्मान निधि और राष्ट्रवाद, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं और पूरी भाजपा इसे ही भुनाकर इस बार भी कमल खिलाना चाहती है। वहीं विपक्ष जो है वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और जो कांग्रेस की योजना है महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने का ऐलान किया जा रहा है, और अब जब लगा विपक्ष को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा सरकार की राशन योजना उनको चैलेंज कर रही है, और जो एक तो उसके बाद फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिन 10 किलो राशन देने की बात कही, यानी कि मुद्दे सबके अपने अपने हैं और तैयारियां पूरी हैं। अब हालांकि
फैसला क्या होता है, जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है, वो 4 जून को पता चलेगा। रमन बने रहिएगा। संदीप का एक बार रुक कर लेते हैं। संदीप, जिस तरह से हम बांदा की बात ही कर रहे थे कि तूफानी प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी है, विजय रथ जो है आगे बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में शुरुआत में जब हमने देखा, जब पहला या दूसरा चरण चल ही रहा था चुनाव का, तो उस वक्त पर विपक्षी इंडिया गठबंधन जो है उसकी तैयारियां कुछ ज्यादा नहीं दिख रही थी, खास नहीं दिख रही थी। थोड़ा देर से उन्होंने तैयारियां शुरू करी। लेकिन अब अगर बात करें, जब चुनाव जो है धीरे धीरे खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 4 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, अब अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, विपक्ष का प्रचार प्रसार किस तरह से, क्या बीजेपी को टक्कर देने में कितना सफल विपक्ष दिख रहा है? देखिए, जिस तरह से विपक्ष प्रचार कर रहा है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष यहाँ पर मजबूत है। अगर बात करें बुंदेलखंड के सबसे हॉट सीट बांदा की, तो बांदा चित्रकूट की जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, इसको लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अभी जब से यहाँ पे 5वें चरण के चुनाव प्रचार का शुरुआत हुई है, सब नामांकन से लेकर के अभी तक केशव मौर्य डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद फिर से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। इसके बाद कल अमित शाह जी का यहाँ पर रोड शो भी लगा हुआ है। इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो है इंडिया गठबंधन का जो यहाँ पे जो प्रचार प्रसार चल रहा है, यहाँ पर जो इनके द्वारा जो पूरी तैयारियां की गई, उससे ये लग रहा है कि बीजेपी जो है अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्रयास यहाँ पर कर रही है, ताकि बांदा की जो सीट, बांदा चित्रकूट की जो लोकसभा सीट है, वो पूरी तरह से यहाँ पे बीजेपी काबिज हो सके। बिल्कुल, यानी संदीप, भारतीय जनता पार्टी का जब लक्ष्य 80 बाय 80 लेकर चल रही है, तो यही वजह है कि हर एक सीट पर मेहनत जो है पूरी की जा रही है, पूरी तैयारी के साथ तूफानी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद मेनका गांधी से चुनाव को लेकर खास बातचीत की है हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान मेनका गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिससे बीजेपी की नींद उड़ जाने वाली है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं देश की सबसे सीनियर सांसद मेनका गांधी जी। इनसे हम बातचीत करते हैं। सुल्तानपुर से भाजपा की प्रत्याशी हैं। माता जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस न्यूज चैनल में। सुल्तानपुर में कैसा चल रहा है चुनाव? अच्छा चल रहा है। इस बार कितनी चुनौतियां लग रही हैं चुनाव में? चुनौती तो हर इलेक्शन में होती है। अब प्रतिद्वंदी हैं, खड़े हैं, देखते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि क्या चुनौतियां हैं। चुनौती तो है, दूसरी पार्टी के लोग खड़े हैं। रोड मैप क्या है सुल्तानपुर के डेवलपमेंट को लेके? बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होना है। ये लोगों की ख्वाहिशें बदलती हैं, बढ़ती हैं, और मेरा काम है उनको पूरा करना। आपके बगल में ही अमेठी है, रायबरेली भी है। रोजगार की बात होती है, अमेठी में 4 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लेकिन सुल्तानपुर में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो इस दिशा में, रोजगार की दिशा में क्या? ऐसे है बेटा, इंडस्ट्रियल एरिया से रोज़गार नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जयसिंहपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर हम किसानों की अत्यंत मदद करके नए नए चीज़ें सिखाएं तो उससे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा अमीरी आएगी। लेकिन हम इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं कि देश में रोजगार नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में बड़ा तूफान आने वाला है इंडिया गठबंधन का। इन चुनौतियों को कैसे देखती हैं? अब बेटा, वो विपक्ष में है, उनको कुछ तो बोलना ही होगा ना। एक बार बार नारा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या सोच रही हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम, मुझे खाली सुल्तानपुर के बारे में मालूम है। सुल्तानपुर में इस बार मार्जिन कैसा रहेगा? अब मैं ज्योतिषी होती तो मैं बता देती। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अपनी जीत को लेके कितना आश्वस्त है माता जी? मैं मेहनत कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, हम रोज़ बहुत मेहनत करते हैं। अब हमारा काम है मेहनत करना, और सुल्तानपुर के लोगों का काम है वोट देना।
वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में मौजूद रहेंगे। जमानत पर छूटने के बाद पहली बार लखनऊ आए अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उनके साथ आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश से मुलाकात कर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल सपा के अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव की हलचल के बीच हमने देखा था किस तरह से बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज उसी पारे को हाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में है। जमानत पर छूटने के बाद पहली बार बीते दिन वो लखनऊ पहुंचे। तस्वीरें आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। अखिलेश यादव से मुलाकात इस दौरान अरविंद केजरीवाल करेंगे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश के साथ मुलाकात कर अरविंद केजरीवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, हमने देखा बीते दिन किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी बिल्कुल लिया, अगर लोकसभा 2024 की बात की जाए तो यूपी का चुनाव भी काफी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि अब सभी पार्टियों का फोकस यूपी पर दिख रहा है। कल ही अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। और आज की बात करें तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हो चुकी है। और 10 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की संयुक्त प्रेस वार्ता होनी है। और संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए कहीं न कहीं अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन टीम यह दिखाना चाहती है कि वह यूपी में पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि यूपी की 80 सीटें कहीं न कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए काफी मायने रखती है। यहीं से दिल्ली जाने की राह और दिल्ली पर किला फतह करने की राह भी चलती है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जेल से छूटने के बाद पहली बार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से निशाना से मुलाकात कर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी पर हमला भी करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर कई वार कर चुके हैं और अब यहाँ पर यूपी की सियासत पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के आ जाने से गरमा गई है। हमने इससे पहले देखा था किस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने पहले गाजियाबाद में साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रैलियां की, रोड शोज किए। फिर बीते दिन किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर बीजेपी को घेरा, कई सारी घोषणाएं भी की, जिस तरह से राशन को लेकर उन्होंने घोषणा करी। और अब आज और ज्यादा सरगर्मी बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव साथ इस तौर पर रिया अब यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। अगर यूपी की सियासत की बात करें तो यहाँ से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और कई कैबिनेट मंत्री चुनाव मैदान में हैं और जिन पर लगातार इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साध रहा और साथ ही साथ विपक्षियों के हर मुद्दे को भुनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दे रहा है। और किस तरह यूपी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज करे, इसको लेकर भी अब लगातार मंथन भी चल रहा है। और अब यूपी की सियासत में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी घोषणाएं करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी यानी कि एनडीए और बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन भी बढ़ सकती है। जिस तरह से कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव और खड़गे ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह ऐलान किया कि बीजेपी 5 किलो राशन दे रही है, हम 10 किलो देंगे। कहीं न कहीं यह लुभावना ऑफर जनता को दिया गया है सियासी फायदे के लिए। वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और साथ साथ पेपर लीक मामले जैसे कई मुद्दे भी खड़गे और सपा बिल्कुल, यानी जनता को लुभाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, हर पैतरा आजमाया जा रहा है और यही वजह है कि आज एक साथ
साझा मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। देखना ये होगा मोहम्मद आसिफ कि आज क्या कुछ घोषणा अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती है या क्या कुछ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात रांची की कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों की कैश बरामदगी के मामले से जुड़ी एक खबर है। आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार किया था। बीजेपी इस दौरान बोली कि अभी और धरे जाएंगे आलमगीर आलम। झारखंड का कैश कांड, मंत्री की पेशी। तो आपको बड़ी खबर बता दें, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां करोड़ों की कैश बरामदगी से जुड़ा ये पूरा मामला है। आज इस पूरे मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन किया था। उससे पहले भी उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अजय कुमार पांडे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से हमने देखा, पहले आलमगीर आलम को शिकंजे में लिया गया, उनसे कई घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद कल उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में पेशी। कितने बजे पेश किया जाएगा? बड़ी खबर आपको बता दें रांची से, जहां झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अजय कुमार पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को पहले समन किया गया, कई घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद हमने देखा किस तरह से बीते दिन उन्हें गिरफ्तार किया, आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। कितने बजे पेशी और क्या कुछ जानकारी और अपडेट उसको लेकर? आज 11 बजे उनकी कोर्ट पे पेशी होनी है। ईडी की टीम जो है उनको पीएमएल कोर्ट की विशेष कोर्ट में उनको आज पेशी किया जाएगा। और देखिए ये लंबा रिश्त है, लेकिन इस मामले में अभी तक की जो 8 लोगों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें है वीरेंद्र राम और आलोक रंजन और निरंजन मित्तल और तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकांश जो है इंजीनियर हैं। तो आप देखते हैं कि इस जांच के बाद अब सारी चीजें फिर होने के बाद कई लोग हैं जो इसमें रडार में आ सकते हैं। जिसके पूर्व जो चीफ इंजीनियर रहे हैं राजीव लोचन, वो इसके रडार में आ सकते हैं। संतोष कुमार जो हैं, जो ग्रामीण विकास के हिस्से पद पे हैं, जो वो रडार पे हैं। विजय कुमार दास हैं, इसके बाद बाला प्रसाद चौधरी जो निवृत्त बिल्कुल, यानी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, कई सारे लोग जो है ईडी के रडार पर इस पे हैं। वही आलमगीर आलम जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, क्या माना जाए, क्या आज ईडी कोर्ट से रिमांड मांग सकती है आलमगीर आलम की, और अगर मांगेगी तो कितने दिनों की रिमांड मांगी जाएगी? जी बिल्कुल, आज जो कोर्ट में पेशी होने के बाद ईडी जो है उनको पूछताछ के लिए रिमांड के लिए अर्जी लगा सकती है। अर्जी के बाद मुझे लगता है कि 7 दिनों का अर्जी मांगेगी। ऐसे में अब कोर्ट पर निर्णय लेना है कि वो उनकी अर्जी कितने दिनों के लिए मिलेगी, ये अब कोर्ट पर निर्भर होता है। लेकिन जो भी पूछताछ की ये सिलसिला जारी रहेगा और पूछताछ में जो भी चीजें आएंगी, और मानते चलिए कि वो पूरे राज्य के अधिकारी से लेकर के उनके विभाग से पूरा हड़कंप मचेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो भी कमीशन खोरी की बात हुई है, ऐसे में कि नौकरशाह से लेकर के कर्मचारी तक ही सीमित रहे। इसमें कई अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी से लेकर के नेताओं तक का पैसा पहुंचा है। अब इस बात को ईडी ने पहले ही खुलासा कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो कमीशन खोरी की जो राज्य में है, देखिए ग्रामीण विकास के मुख्य कार्य जो रहा था वो पुल पुलिया और सड़क निर्माण को लेकर के निकाल, लेकिन झारखंड में पर्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के कमीशन खोरी ये ग्रामीण विकास में चरम पहले थी। 10,000 की कहानी थी जो एसीबी ने पूर्व जो जूनियर इंजीनियर थे सुरेंद्र वर्मा,
उनकी जांच के बाद ये ईडी ने जो 40 करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके लिए इसकी बिल्कुल, यानी करोड़ों के कैश बरामदगी के मामले में एक एक कर कई सारे लोग जो है इसमें फंसते जा रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम को बीते दिन गिरफ्तार किया गया। अब देखना यह होगा कि आज जब कोर्ट में पेश होते हैं मंत्री आलमगीर आलम तो कितने दिनों की रिमांड कोर्ट ईडी को देती है। आप नजर बनाए रखें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।